हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। मेरा नाम जय शर्मा है। हमने इससे पहले वाली क्लासेस में एक कॉन्सेप्ट समझा था, दैट इज इकोनॉमिक पिरामिड। दैट मीन्स कि इंडिया में 140 करोड़ की जनता है, जिसमें से 60% पॉपुलेशन अभी भी किसान है, या फिर हम कह सकते हैं कि वर्कर क्लास है। अब ये किसान जो खेती करके पैसा कमाता है, तो कुछ पैसा वो कंज्यूम करता है, कुछ पैसा को वो सेव करना चाहता है, और इनफैक्ट कुछ पैसा को वो इन्वेस्ट भी करना चाहता है। बट सवाल ये बनता है कि क्या वो रूरल एरिया में जहां पे वो किसान ने खेती करके पैसा कमाया है, क्या वहां पे बैंकिंग फैसिलिटीज है जहां पे वो अपना पैसा सेव या इन्वेस्ट कर सके? ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि अर्बन एरिया में लोग पैसा भी कमा पा रहे हैं, सेविंग भी कर पा रहे हैं, एंड इनफैक्ट इन्वेस्ट भी कर पा रहे हैं। तो ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल गैप का। तो ये गैप को फिल करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। कि यहाँ पे हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की, भले ही वो अर्बन एरिया में रह रहा है या रूरल एरिया में रह रहा है, उसके पास बैंकिंग फैसिलिटीज की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंज ये बनता है कि बैंक सेटअप करना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। यहाँ पे ये डिफिकल्ट टास्क है कि जो बैंक सेटअप की गई है उसका खर्चा निकालना डिफिकल्ट टास्क है। तो कई सारी कमर्शियल बैंक है जो रूरल एरिया में बैंक सेटअप कर तो देती है, बट वो खर्चा नहीं निकाल पाती। तो उसके चलते फिर वहां पे बैंक सेटअप होना बंद हो जाती है। तो यहाँ पे एक नई टाइप की कंपनी इवॉल्व हुई है, जो अपना फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं रख रही है, बट वो ऑनलाइन प्रेजेंस रख रही है, दैट इज फिनटेक, जिसको कहा जाता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। कि ये वो टाइप की कंपनीज होती है जो आपको ऑनलाइन फाइनेंसेस की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक है कोटक महिंद्रा बैंक का एक सेगमेंट है, कोटक 811, जिसके अंदर ऐसा है कि आप घर बैठे अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हो। आपको ना ही कोई बैंक के पास जाना है, ना ही कोई बैंक वाला आपके पास आना है, एंड वहां पे आप अपने पैसे जमा करा सकते हो। एंड वंस अगर आपने बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा लिया, तो आप अपने पैसे को सेव भी कर सकते हो और इनफैक्ट इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज समझेंगे कि किस तरीके से फिनटेक यानी कि जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज है, वो इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को और भी ज्यादा इंक्रीज कर रही है। तो लेट्स स्टार्ट बाय आवर डिस्कशन बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। की फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? कि ये वो मतलब है, दैट मीन्स कि जो भी टाइप की फाइनेंस की सर्विसेज है, यानी कि जो फाइनेंस की सर्विसेज है, जिसको हम कह सकते हैं कि मेरे पास सेविंग्स है, पेमेंट करना है, मेरे को कहीं से क्रेडिट हो गया यानी कि यहाँ पे लोन लेना है, या फिर क्रेडिट कार्ड लेना है, मेरे को मेरा इंश्योरेंस करवाना है, या पेंशन प्रोडक्ट परचेज करने हैं, तो उसकी मेरे को एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। और सिर्फ एक्सेसिबिलिटी पे ही बात नहीं हो जाती, यहाँ पे आ जाता है कि वो चीज को मैं अफोर्ड भी करना चाहिए, और ये मेरे लिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट यानी कि ये मेरी नीड के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक जनरल प्रोडक्ट बना दोगे ना, तो उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगा। वो क्या होगा कि सिर्फ वो अर्बन एरिया में जाएगा। तो अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया दोनों में जाना है, तो आपको एक स्पेसिफिक नीड के हिसाब से बनाना पड़ेगा, राइट? तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में इसके की एस्पेक्ट समझते हैं। जैसे हम कीवर्ड समझ चुके हैं कि 4 कीवर्ड है। पहला है एक्सेसिबिलिटी, कि रिगार्डलेस कि आपका क्या भी इनकम है और कोई भी लोकेशन हो, आपके पास फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी हमेशा रहनी चाहिए। ये मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। सेकंड है कि आपके पास जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसकी अफोर्डेबिलिटी रहनी चाहिए, यानी कि जो भी प्राइस लग रहा है उसके ऊपर, वो एक लो इनकम इंडिविजुअल भी उसको अफोर्ड करना चाहिए। इस टाइप के प्रोडक्ट होने चाहिए। थर्ड आ जाता है कि अप्रोप्रिएटनेस। अप्रोप्रिएटनेस जैसे हमने देखा कि एक स्पेसिफिक नीड होती है फॉर डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स, यानी कि अगर ये सिर्फ मैं जनरल बना दूंगा तो वो सिर्फ अर्बन एरिया के लिए रहेगा, और अर्बन एज वेल एज प्लस रूरल के लिए लाना है तो मेरे को एक अप्रोप्रिएटनेस लाना चाहिए। और फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मेरे पास फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन को फाइनेंशियल लिटरेसी से भी कंसिडर्ड किया जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है? कि ये इंडिया में बहुत कम लोगों के पास है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी को हम कह सकते हैं कि एक वेल्थ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर मेरे को पता होना चाहिए कि अच्छा मेरी इतनी इनकम है, तो मैं इतनी इनकम में से इतना ही एक्सपेंडिचर करना चाहिए मेरे को, इतना सेविंग करना चाहिए मेरे को, और इतना मेरे को इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि मेरी एक सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी, मेरे को एक फाइनेंस की सिक्योरिटी रहेगी। और इनफैक्ट अगर मेरी अचानक से जॉब चली जा रही है, मेरा ले ऑफ हो जा रहा है, तो मेरे पास एक सेफ रहेगा। एंड इनफैक्ट जब मैं बूढ़ा होके
रिटायरमेंट हो जाऊंगा तभी भी मेरे पास जो भी मैंने इन्वेस्ट किया उससे मेरे को वापस रिटर्न आ जाएगा, राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसको फाइनेंशियल एजुकेशन कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपके पास ये होगा तब आप कह सकते हो कि दैट यू आर वेरी मच एम्पावर। तो ये चार चीजें की एस्पेक्ट से फाइनेंशियल इंक्लूजन का। अब पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, दैट व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। क्योंकि मान लीजिए कि मेरे को एक तरीके का बिजनेस सेट करना है, ठीक है, मैं एक गरीब घर से आता हूं तो मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं एक बिजनेस सेट करने के लिए पैसा लेके आऊं। तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरे को कोई पैसा उधार दे दो, राइट, कोई लोन दे दो, और वो लोन का मैं वो लोन से मेरा बिजनेस सेट करूंगा। वो बिजनेस में मैं मेरा पैसा कमाऊंगा, वो पैसे से मैं एक साइड लोन में पैसा चुकाऊंगा और दूसरी साइड में मेरा खुद का खर्चा निकालूंगा। बट ये मेरे को लोन कब मिलेगा, जब मेरे आसपास बैंकिंग सर्विसेज होगी या मेरे को ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे को गरीबी से बाहर निकालेगा। क्योंकि जब तक मैं पैसा लेके बिजनेस सेट नहीं करूंगा तब तक मैं गरीब ही रहूंगा। तो मेरे को गरीबी से बाहर निकलने के लिए मेरे को एक क्रेडिट की जरूरत है, और जब मैंने पैसा कमा लिया है तो मेरे को उसको सेविंग भी करना चाहिए, मेरे को खुद को इंश्योरेंस भी करवाना चाहिए, राइट। एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं खुद के नए एसेट बनाऊंगा, मैं मेरा रिस्क को मेंटेन करूंगा, एंड एट द एंड मैं मेरा लाइवलीहुड को और अच्छे से इंप्रूव करना चाहूंगा। तो ये सिर्फ मेरी बात कह रहा हूं मैं। अब अगर देश के हर वासी के पास अगर फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी है, वो लोन ले सकता है, तो बहुत सारे लोग बिजनेस करेंगे, बहुत सारे लोग उससे पैसा कमाएंगे। तो कहने का मतलब ऐसा है कि पूरे इंडिया में लोग जब पैसा कमाएंगे ना, तो इंडिया का वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगा। क्योंकि फाइनेंशियली जो इंक्लूसिव सोसाइटी है, जो फाइनेंशियली इंक्लूसिव है, वहां पे जॉब क्रिएशन आएगी, इंटरप्रीनरशिप आएगा, एंड इनफैक्ट ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा। अब जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया, यानी कि मेरे पास जब पैसा आ गया, मैं पहले गरीब था, राइट, तो मेरी गरीबी हट के मेरे पास पैसा आ गया। अब जब मेरे पास पैसा आ गया तो मैं क्या करूंगा, खुद के हेल्थ, बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस करूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पे मेरा सोशल डेवलपमेंट होगा। सोशल डेवलपमेंट से मैं मेरे हेल्थ, एजुकेशन और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड पे फोकस करूंगा। तो हेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले ये मेरे को गरीबी से निकालेगा, गरीबी से निकालने के बाद मेरे को ये पैसे कमा के देगा, और जब मैं पैसे कमा लूंगा तब मैं मेरे हेल्थ, एजुकेशन और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड पे फोकस कर पाऊंगा, मेरे और मेरे बीवी बच्चों पे, राइट। सो इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट ये बनता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन अर्बन एरिया में तो ऑलरेडी है, बट रूरल एरिया में है नहीं। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिनटेक, यानी कि फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। अब ये फिनटेक का काम ये बताया गया है कि फिनटेक का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाएगा। कौन से एरिया में बढ़ाएगा, जहां पे या तो बैंक नहीं है, दैट इज अनबैंक एरिया, या फिर हम कह सकते हैं कि जो अंडर बैंक एरिया है, कि वो एरिया जहां पे या तो बैंक ही नहीं है या वो एरिया जो अंडर बैंक है। बट यहाँ पे एक और इशू ये होता है कि जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, एट द एंड है तो ये टेक्नोलॉजी, तो सबसे ज्यादा ये यूज भी अर्बन एरिया में ही हो रहा है, रूरल एरिया में इतना ज्यादा यूज हो भी नहीं रहा है। खैर वो हम हमारी आने वाली स्लाइड्स में इसको और अच्छे से समझेंगे, बट अभी हम मतलब समझते हैं द मीनिंग ऑफ फिनटेक, कि फिनटेक का मतलब क्या होता है, दैट इज द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, राइट। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इसका मतलब है। अब ये क्या करता है कि ये एक इनोवेटिव यूज की टेक्नोलॉजी बनाता है, जिससे मेरा क्या होगा, इंप्रूव होगा टू ऑटोमेट फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोसेसेस। यानी कि मैं क्या टाइप का एक इस तरीके से ये करेगा। फिनटेक का काम क्या होता है कि वो मुझे ये बताएगा कि आप अपना पैसे को यहां पे यूज करो, आप अपने पैसे को इतना सेव करो, आप अपने पैसे को इतना इन्वेस्ट करो। यानी कि इससे क्या होगा कि एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा जो इंप्रूव करेगा एंड ऑटोमेट करेगा फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोसेस। अब इसका पॉइंट क्या है कि ये रीच ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, ये टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से हो गया, यानी कि ये कहां से आ गया, ये इंटरनेट से कनेक्ट हो गया। तो जब इंटरनेट की रीच जहां जहां तक होगी, बीट अर्बन एरिया और बीट रूरल एरिया, ये वहां वहां पे जाएगी ये टाइप की कंपनीज, ओके। और ये इसके अंदर क्या टाइप की एक्टिविटीज यूज की जाती है कि मैं यहाँ पे अपना पेमेंट भी कर सकता हूं, मैं वहां से पैसा उठा सकता हूं, राइट, मैं वहां से अपना फंड भी रेज कर सकता हूं, और इनफैक्ट मैं पैसा ट्रेड भी कर सकता हूं। यानी कि मैं एक से दूसरे को पैसा दे सकता हूं, पेमेंट कर सकता हूं। सेकंड है, मैं लोन ले सकता हूं।
थर्ड है अगर मेरी कोई कंपनी है तो मैं उसके अंदर फंड रेज करवा सकता हूं, और फोर्थ है कि मैं मेरा पैसे को ट्रेड में भी कर सकता हूं, राइट। अब कौन से टाइप की टॉप मोस्ट फिनटेक कंपनीज इंडिया में है ये आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, अब की एरियाज क्या है फिनटेक का, कि फिनटेक के की एरियाज क्या है, कि पहला चीज में हमने देखा कि पेमेंट करने में यूज होगा। पेमेंट कहां पे होगा, फॉर डिजिटल वॉलेट्स के लिए, और पीयर टू पीयर पेमेंट होगा। पीयर टू पीयर पेमेंट क्या होता है कि यहां पे एक इंटरमीडियरी नहीं होती है। तो अगर मान लीजिए कि अगर मैं कह रहा हूं कि पीयर टू पीयर लैंडिंग, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक क्या है कि एक लेंडर है यानी कि जो पैसा दे रहा है, और दूसरा क्या है, दूसरा बोरोवर है यानी कि जो पैसा ले रहा है। तो ये दो टाइप के हो गए, कि एक हो गया लेंडर और एक हो गया बोरोवर। अब ये दोनों को वो कनेक्ट करवा रहा है कौन, फिनटेक कंपनी कनेक्ट करा रही है। यानी कि यहां पे इंटरमीडियरी बैंक नहीं है, यहां पे इंटरमीडियरी एक फिनटेक कंपनी है जहां पे लेंडर और बोरोवर डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ पीयर टू पीयर कनेक्शन। तो वैसे ही हो रहा है कि अगर यहां पे बोला गया है कि पीयर टू पीयर पेमेंट कहा गया है, तो यहां पे एक दूसरे से कनेक्ट होगा फॉर पेमेंट के लिए। फिर आ सकता है कि मोबाइल पेमेंट के लिए यूज होगा, एंड इनफैक्ट ये क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। सेकंड है लेंडिंग। अब लेंडिंग के अंदर कॉन्सेप्ट होता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का मतलब क्या है कि इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, क्राउड प्लस फंडिंग, कि यहां पे मैं बहुत सारे लोगों से छोटा छोटा पैसा उठाऊंगा। तो यहां पे मैंने क्या किया कि मैंने फंड रेज किया। अब फंड रेज में क्या किया, मैंने एक से पैसा नहीं उठाया, मैंने 10 लोगों से पैसा उठाया। कितना रुपए उठाया, मैंने 10-10 रुपए उठाया, राइट। तो मैंने 10-10 लोगों से 10 रुपए उठाए, तो मेरे पास 100 रुपए हो गए। तो ये 100 रुपए क्या किया, मैंने फंड रेस किया, और इसको मैं कॉन्सेप्ट आता है क्राउड फंडिंग, कि मैंने छोटे छोटे पैसे बहुत सारे लोगों से उठा लिए। तो ये किसके थ्रू उठाया, ये मैंने फिनटेक के थ्रू उठाया, कि ये मेरे को फिनटेक कंपनी ये टाइप का फीचर देती है। ओके, फिर आ जाता है वेल्थ मैनेजमेंट ना। वेल्थ मैनेजमेंट में ऐसा है कि रोबो एडवाइजर, यानी कि एक एआई पावर्ड एडवाइजर होगा, जो एआई उसको पावर करेगी, एंड वो ये बताएगी कि आपको अपना पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, और इस तरीके से आपको सेव करना चाहिए, और वेरियस चीजें आप वहां पे अपना फंक्शन कर सकते हो। ओके, इसके अलावा डिजिटल इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म, डिजिटल इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा। देन आ जाता है इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट। इंश्योरेंस में ऐसा है कि इंश्योरेंस को टेक्नोलॉजी से इंप्रूव किया जा रहा है, यानी कि मैं इंश्योर टेक पे फोकस कर रहा हूं। तो ये भी फिनटेक कंपनी से आ रहा है। हमने ये पहले वाली वीडियो में इंश्योरेंस टेक पे काफी अच्छे से, हमारी वीकली जो करंट अफेयर की वीडियो, उस पे हमने इस पे काफी अच्छे से समझा है, प्लीज वो देखिए। देन हमने इससे पहले वाली वीडियो जहां पे हमने इवोल्यूशन ऑफ मनी समझा था, तो वहां पे हमने ब्लॉकचेन के बारे में भी समझा था, ये पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में समझा था। तो प्लीज वो भी देख लीजिए कि इसके अंदर क्या होता है, कि एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी होती है फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे को फिनटेक क्या टाइप के एरियाज पे फोकस करवा रहा है, वो मेरे को पेमेंट करवा रहा है, मैं वहां से लोन ले सकता हूं, मैं वहां से मेरा वेल्थ को मैनेज कर सकता हूं, मैं वहां से इंश्योरेंस ले सकता हूं, एंड इनफैक्ट मैं वहां से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्रिप्टो करेंसी भी ट्रांसफर कर सकता हूं, राइट। सो दीज आर द की एरियाज ऑफ फिनटेक। नाउ पॉइंट यही आ जाता है, जैसे हमने पहले भी देखा कि एक इकोनॉमी में या तो एक अर्बन एरिया होता है और एक रूरल एरिया होता है। अब जैसे हमने ये चीज समझी कि अर्बन एरिया में बैंकिंग फैसिलिटीज है, यानी कि जो लोग अपना पैसा कमा पा रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि मैं पैसा कमा पा रहा हूं, मैं सेव कर पा रहा हूं, इनफैक्ट मैं इन्वेस्ट भी कर पा रहा हूं। बट अर्बन रूरल एरिया में ये चीज नहीं हो पा रहा। तो सवाल ये बनता है कि ये जो गैप है, ये गैप को फिनटेक यूज कैसे करेगा। यानी कि सवाल ये है कि हाउ फिनटेक इज एक्सेलरेटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, की फिनटेक के थ्रू हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे इंक्रीज करेंगे इंडिया में, ये सवाल बन रहा है, राइट। तो हम इस पे अभी सब फोकस करते हैं। तो वन बाय वन इसको हम अच्छे से समझते हैं कि हाउ फिनटेक इज इंक्रीजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो पहला चीज क्या है कि ये एक एक्सपांडिंग एक्सेस है, यानी कि ये अपनी एक्सेसिबिलिटी को और भी ज्यादा एक्सपांड करता है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, ज्योग्राफिकल रीच पे फोकस किया। अब ज्योग्राफिकल रीच यानी कि हम देख चुके हैं कि ये किससे कनेक्टेड है, ये पूरा जो टेक्नोलॉजी फिनटेक किससे कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड विद टेक्नोलॉजी। ओके, एंड टेक्नोलॉजी में हम थोड़ा सा और स्पेसिफाई करें तो ये कहां से है,
इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी से मैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कनेक्ट कर पाता हूं, तो सेम चीज होती है कि जो फाइनेंशियल कंपनीज होती है, जो फिनटेक कंपनीज होती है, वो क्या करती है कि वो इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज करती है। इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, पेटीएम मनी। तो पेटीएम मनी में क्या होता है कि वो मैं उस पर अपना केवाईसी करवाता हूँ और वो मेरे को गाइड करता है कि आप अपना पैसा यहाँ पे डाल सकते हो, यानी कि वो एक तरीके से मेरे को फाइनेंशियली लिटरेट कर रहा है, राइट। वो मेरे को स्टॉक्स के बारे में बताता है, वो मेरे को कई सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता है, और ये बोलता है कि आप अपना पैसा यहाँ डालिए, उसका ये रिटर्न चल रहा है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें, ये सारी चीजें वो मेरे को बताता रहता है, राइट। तो वही चीज है। तो ये कब होगा? जब इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी इन बोथ एरिया, अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया। तो जब इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी तो वहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। सेकेंड चीज हो जाती है डिजिटल ऑनबोर्डिंग। अब जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था डिजिटल ऑनबोर्डिंग का, कि मैंने कोटक में एक अकाउंट खुला है, कोटक का एक सेगमेंट है 811 सेगमेंट, यानी कि मेरे को ना ही बैंक जाने की जरूरत पड़ी और ना ही बैंक वाले मेरे पास आए। तो मैंने एक जीरो बैलेंस का एक अकाउंट ओपन कर लिया। तो इससे क्या हो गया कि मेरा जो ऑनबोर्डिंग है वो डिजिटल ऑनबोर्डिंग हो गया, यानी कि मेरे को ना ही जाना पड़ा ना उन्हें आना पड़ा। तो ये कब हो पा रहा है? जब वहां पे टेक्नोलॉजी को लिवरेज लिया जा रहा है, और ये फिनटेक कंपनी जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है उसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, ताकि लोग इसको इजीली वे में एक्सेस कर पाए। थर्ड आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंट बैंकिंग। अब एजेंट बैंकिंग ये टाइप का कॉन्सेप्ट है जहां पे एक इंडिविजुअल होता है या फिर एक बिजनेसमैन होता है। तो ये क्या करते हैं कि ये एक बैंक के बिहाफ पे आपको बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्चुअली बैंक वो सर्विस नहीं दे रही है, बट वो बैंक के बिहाफ पे आपको एक तरीके की बैंकिंग टाइप की सर्विस दे रही है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं। द एग्जांपल इज पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस में मैं क्या कर पा रहा हूं कि वहां पे मैं मेरा पैसा सेव कर पा रहा हूं, मैं वहां पे मेरा पैसा इन्वेस्ट भी कर पा रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन वो बैंक नहीं है, पोस्ट ऑफिस इज नॉट अ बैंक, बट वो मेरे को बैंकिंग सर्विसेज दे रही है। तो वो क्या है? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंट बैंकिंग। कि यहां पे कैसा होता है कि इसी तरीके से कई सारी फिनटेक पावर्ड एजेंट नेटवर्क एक्सपांड हुए हैं जो अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं। अब कौन से टाइप की फिनटेक कंपनीज एजेंट बैंकिंग है, ये आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में। अब सेकंड आ जाता है कि ये पैसा कम करके दे रहा है, ये कॉस्ट कम कर रहा है। अब कॉस्ट ये कैसे कम कर रहा है? क्योंकि जो फिनटेक कंपनीज है ये कैसे, ये पूरी ही ऑनलाइन है। अब जब ऑनलाइन है तो मेरे को ऑफलाइन का ना ही रेंट देना है, मेरा स्टाफ भी बहुत कम होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि मेरा कॉस्ट कम होगा। अब एक साइड मेरा कॉस्ट कम है और दूसरी साइड मेरा रीच पूरा है। कि मैं अगर गुजरात में मेरा ऑफिस है लेकिन मेरा ऑनलाइन रीच का है गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक है, एंड इनफैक्ट नॉर्थ से साउथ तक है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया मेरा रीच है। तो जब मेरा ऑल ओवर इंडिया रीच हो रहा है एंड इनफैक्ट वहां पे मेरा ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो मेरा ऑपरेशनल कॉस्ट काफी ज्यादा कम है। तो जब मेरा ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगा तो जो भी मैं एज अ फिनटेक प्लेटफॉर्म पे जो भी मैं प्रोडक्ट दूंगा वो मैं क्या करूंगा, काफी कम कॉस्ट पे दूंगा, राइट। और ये फायदा मैं किसको दूंगा? कस्टमर की सेविंग पे। क्योंकि एक बिजनेसमैन का पॉइंट क्या होता है कि हर बिजनेसमैन को इकोनॉमी में सर्वाइव करना है। और वो सर्वाइव कब कर पाता है? जब उसकी सेल सबसे ज्यादा हो। अब सेल बढ़ाने के लिए वो क्या करता है कि वो अपना कॉस्ट कम करना चाहता है, क्योंकि जितना सस्ता उसका प्रोडक्ट होगा उतना सस्ता उसके प्रोडक्ट की डिमांड होती रहेगी। अब मेरे को मेरा प्रोडक्ट सस्ता करना है तो मेरे को मेरा कॉस्ट कम करवाना होगा ना। मतलब मेरे पास ना ही ऑफलाइन का कोई रेंट देना है मेरे को, ना ही मेरे को स्टाफ को सैलरी देनी है, जो है ऑनलाइन चल रहा है, राइट। इंटरनेट कनेक्टिविटी से चल रहा है, तो मेरा इंटरनेट का खर्चा हो रहा है और थोड़ा बहुत स्टाफ का खर्चा हो रहा है। तो इससे जब मेरा खर्चा कम होगा तो मैं कस्टमर को जो प्रोडक्ट दूंगा वो भी मैं कम पैसों में दूंगा, एंड अल्टीमेटली उनके सेविंग्स को मैं और भी ज्यादा इंक्रीज करूंगा, राइट। तो इस तरीके से भी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज करता है। थर्ड चीज है कि जो फिनटेक होती है वो कई सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज लाती है। कैसे? जैसे एक होता है टेलर्ड सॉल्यूशन। टेलर्ड सॉल्यूशन यानी कि क्या होता है कि आपको कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट दिए जाते हैं। कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट यानी कि मेरी जैसी नीड होगी मेरे को उस टाइप का प्रोडक्ट दिया जाएगा। अब जब आप बैंक में जाते हो तो बैंक में कैसा होता है कि एक दो टाइप का प्रोडक्ट होता है, राइट। एक दो टाइप की बैंकिंग सर्विसेज होती है, तो सबको वही लेना पड़ता है।
अब उसके अंदर अर्बन एरिया के लिए सूटेबिलिटी है, रूरल एरिया के लिए सूटेबिलिटी नहीं है, तो ये एक चैलेंज क्रिएट करता है। वेरएज फिनटेक कंपनी में क्या होता है कि सारे ही प्रोडक्ट और सर्विस किसके थ्रू बनाए जाते हैं, वो एआई पावर्ड बनाए जाते हैं। तो एआई क्या करता है, आपको कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट बना के देता है कि आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम उस तरीके का आपका प्रोडक्ट बना के देंगे, ताकि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल कर पाए ऑफ अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन, यानी कि जो अंडरसर्व्ड है, जिनको सर्व नहीं किया गया है। फॉर एग्जांपल हो गया माइक्रो लोन्स का कॉन्सेप्ट हो गया, माइक्रो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट हो गया, इनफैक्ट डिजिटल पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड आ जाता है डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये वो कॉन्सेप्ट है जहां पे मेरे को पेटीएम मनी बताता है कि आपको आपका कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना सेव करना चाहिए, अगर इन्वेस्ट करना है तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, सेव करना है तो कहाँ सेव करना चाहिए, और एक्सेट्रा चीजें। यानी कि ये मेरे को वेल्थ मैनेजमेंट सिखा रहा है कि जो भी मैंने पैसा कमाया मैं उसको मैनेज कैसे करूं कि मेरे को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहूं। राइट, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। फिर आ जाता है कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी को इंप्रूव कैसे करता है। तो ये क्या करता है, ये आपको डिजिटल एजुकेशन देता है। अब आप देखते हो कि कई सारी बैंक्स है ना, आपको वीडियोस के फॉर्मेट में समझाती है कि आपको आपका पैसा मैनेज कैसे तरीके से करना चाहिए। आपसे कोई तरीके के इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स बनाती है कि आप उसके अंदर इंटरेक्ट कर पाओ, एंड इनफैक्ट आपसे गेमिफिकेशन भी करवाती है। तो इस तरीके से डिजिटल एजुकेशन होता है। देन जो एआई के थ्रू जो हो रहा है ना, वो होता है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है कि ये आपका कंज्यूमर का बिहेवियर समझता है, कि जो एआई का एल्गोरिदम होता है वो कंज्यूमर का बिहेवियर समझता है। यानी कि वो ये देखता है कि मेरी जो इतनी इनकम हुई है मैं उसको कहाँ खर्चा कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ वो तो ठीक है, बट मैं क्या टाइप के प्रोडक्ट्स पे खर्चा करता हूँ। तो उससे क्या होगा कि वो मेरा एक बिहेवियर समझेगा, मेरी पसंद और नापसंद समझेगा, और उसके अकॉर्डिंगली वो मेरे को चीजें सजेस्ट करेगा। राइट, और ये बताएगा कि अच्छा ठीक है, आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज खुशी देती है इस पे खर्चा करना, तो आप इस पे इतना एक्सपेंडिचर करिए और बाकी का चीज आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि मेरा फाइनेंशियल लिटरेसी और भी ज्यादा इंक्रीज रहेगा। राइट, तो मतलब ये क्या है कि ये आपको एक स्पेसिफिक नीड के हिसाब से आपकी एक प्रोडक्ट और सर्विस देता है। राइट, फिर आ जाता है इनेबलिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर वुमेन। की वुमेन का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। क्यों, जैसे हमने पहले देख चुके हैं कि ऑलमोस्ट 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन जो है वो है वुमेन। राइट, ऑलमोस्ट 50%, मतलब एग्जैक्ट 50% नहीं बट ऑलमोस्ट 50% है। अब पॉइंट ये है कि 140 करोड़ में से आधी पॉपुलेशन अगर वुमेन है, और ये वुमेन अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट नहीं है, यानी कि ये वुमेन का अगर बैंक अकाउंट नहीं है, ये वुमेन का अगर सेविंग नहीं है, या ये वुमेन की अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये वुमेन आगे जाके सरवाइव कैसे करेगी। या तो वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहेगी, या फिर वो अपने फादर पे डिपेंडेंट रहेगी। तो जब एक वुमेन डिपेंडेंट रहती है ना किसी और पे, तो उसका खुद का कुछ डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता है। यानी कि वो फैमिली प्लानिंग में ये नहीं बोल सकती कि मेरे को एक बच्चा चाहिए या मुझे दो चाहिए या मुझे चाहिए ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो एम्पावर नहीं है। तो वुमेन को एम्पावर करने के लिए सरकार काफी ज्यादा एफर्ट डाल रही है, और उसमें से एक और चीज आ जाती है, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर वुमेन को एम्पावर कर रहे हो कि आपको मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज उनको यूज करना आती है और वो अपना फाइनेंस को कंट्रोल कर सकती है, तो वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन सकती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। मतलब कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में दे रहे हो, अगर आप कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड या इनफैक्ट इंटरव्यू में आप इस तरीके के फैक्ट्स बोल के दावे करते हो कि भाई वुमेन का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, इनको एम्पावर करना इतना इंपॉर्टेंट है, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वुमेन को एम्पावरमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। राइट, तो एक तो मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज से उनको हो रहा है, और एक है माइक्रो लोन्स। यानी कि अगर वुमेन को एंटरप्रेन्योर बनना है, कि कोई वुमेन को अगर एक छोटा मोटा बिजनेस सेटअप करना है और उसके पास पैसा है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो माइक्रो फाइनेंस से भी हो सकता है। सरकार ने कई सारी टाइप की स्कीम्स निकाली गई है जहां पे वुमेन को लोन दिया जाता है बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये कोऑर्डिनेट किया गया है विद द फिनटेक,
कि फिनटेक ने इसको कोऑर्डिनेट किया है कि आप वुमेन को जो माइक्रो फाइनेंस की नीड होती है लोन की, वो आप हमारे प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हो। यानी कि अब आपको सिर्फ अर्बन एरिया की बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आप रूरल एरिया बैठे बैठे वो फिनटेक कंपनी के वेबसाइट या उसके एप्लीकेशन पे जाके आप एक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहां पे वुमेन एक माइक्रो फाइनेंस ले सकती है इन रूरल एरिया में भी, अगर उसको अपना बिजनेस सेटअप करना है तो। ओके, फिर आ जाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को अगर और बढ़ाना है तो फाइनेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर इंडिया, राइट। इसी के चलते हमारा आधे से ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पा रहा है, जिसमें मतलब चैलेंज लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो पाएगा, राइट। तो ये कैसे होगा, जिसमें पहली चीज बोली है कि एपीआई इंटीग्रेशन होना चाहिए। एपीआई इंटीग्रेशन यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, राइट। वापस कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, कि इसका मतलब क्या होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, कि यहां पे दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशन या एक सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है कोई भी टाइप की सर्विस देने के लिए, राइट। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जोमैटो। अब जोमैटो पे क्या होता है कि मैंने जोमैटो पे पिज्जा ऑर्डर करना है, तो सबसे पहले चीज मैं क्या कर रहा हूं कि जोमैटो एक एप्लीकेशन है। अब ये एप्लीकेशन पे मेरे को डोमिनोज का पिज्जा चाहिए, तो यहाँ पे डोमिनोज इधर कनेक्ट हुई है। अब डोमिनोज वहां पे कनेक्ट कर रही है। अब थर्ड चीज मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ पे पिज्जा में डिलीवरी टाइम कितना बता रहा है। फोर्थ चीज मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे जब मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो डिलीवरी बॉय वहां पे कितनी देर में पहुंच रहा है। फिफ्थ चीज मैं बता रहा है कि मेरा खाना बन रहा है या फिर वो पैक हो चुका है। या सिक्स चीज बता रहा है कि वो डिलीवरी बॉय निकल गया है। और एट चीज है कि मेरे पास डिलीवरी हो गया है। तो ये क्या है, ये कई सारी टाइप की एप्लीकेशंस है जो एक साथ इंटीग्रेट कर रही है और मिलके मेरे को एक टाइप की सर्विस दे रही है ऑन जोमैटो, राइट। आप समझ रहे हो। सो दैट इज अ मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यानी कि यहां पे एक दो या दो से ज्यादा टाइप की एप्लीकेशन को या एक सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाता है ताकि वहां पे एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाए। क्योंकि ये जोमैटो के वहां से जब मैंने ऑर्डर कर गया और मेरे को सारी इंफॉर्मेशन मिलके जब तक मेरे हाथ में आया, तो ये क्या बता रहा है मेरे को कि मेरे को पिज्जा पहुंचने में कितना टाइम लगा और किस किस लेवल से वो निकला है। तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप किया है, क्योंकि मेरी एक्सेसिबिलिटी को वो और ज्यादा इंक्रीज कर पाए और वो खुद की सर्विस की डिलीवरी को और ज्यादा इंक्रीज कर पाएगा, राइट। तो ये किसके थ्रू हुआ है, जब वहां पे एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस का इंटीग्रेशन हुआ है, कि दो या दो से ज्यादा टाइप के एप्लीकेशंस का या सिस्टम का एक साथ इंटीग्रेशन हो चुका है। थर्ड आ जाता है, सेकंड आ जाता है पेमेंट सिस्टम। कि पेमेंट सिस्टम में कैसा है कि इंडिया में फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक क्यों हो रहा है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि मैं कोई यूपीआई यूज कर रहा हूं तो यूपीआई में बोल रहा है कि भाई मेरी जो पर्टिकुलर बैंक है वहां पे ट्रांजैक्शन फेलियर हो रहा है, तो मैं वो यूपीआई या क्यूआर कोड स्कैन ही नहीं कर पा रहा हूं या मैं पेमेंट ही नहीं कर पा रहा हूं। तो ये क्या है कि यहाँ पे फिनटेक ने बोला है कि हम आपको पेमेंट सॉल्यूशंस देंगे, राइट। सो फिनटेक ड्रिवन पेमेंट सॉल्यूशन होगा, जिससे मेरे पेमेंट सिस्टम में एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और मेरी रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी, जिससे दोनों ही कंज्यूमर एज वेल एज बिजनेसेस को फायदा मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हमने फिनटेक फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे करेगा ये पूरा समझ लिया है एक एक स्लाइड से। अब पॉइंट ये है कि फिनटेक और फाइनेंशियल इंक्लूजन के थोड़े चैलेंजेस है इंडिया में, राइट, जो हमारे अभी भी एड्रेस करने की जरूरत है। जैसे सबसे फॉरमोस्ट चैलेंज क्या है कि इंडिया में डिजिटल डिवाइड बहुत है। डिजिटल डिवाइड यानी कि एक साइड अर्बन एरिया है और एक साइड रूरल एरिया है। अर्बन एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, 5G वाईजी आ चुका है, और रूरल एरिया में अभी तक 5G इतना ज्यादा नहीं आया है। तो पॉइंट क्या है कि ये क्या है, ये डिजिटली डिवाइड हो रहा है, तो ये गैप है। तो इसके बीच में एक ब्रिज बनाना पड़ेगा कि जो सर्विसेज अर्बन एरिया में दी जा रही है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट कनेक्टिविटी, उस टाइप की सर्विसेज रूरल एरिया में भी देनी चाहिए। इसके अलावा स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लैपटॉप की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और एंड सबसे बड़ी बात है कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। तो ये सारे चैलेंजेस है जिससे डिजिटल डिवाइड काफी ज्यादा बढ़ रहा है इन अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन, यानी कि जो रूरल एरिया है या फिर अर्बन एरिया में भी जो गरीब लोग हैं वहां पे ये चीज हो रही है। सेकंड है
कि जो रेगुलेटरी हर्डल्स काफी ज्यादा, अब आरबीआई ने क्या किया है कि यार अब फिनटेक क्या है कि फाइनेंस पे टेक्नोलॉजी, यानी कि आपका फाइनेंस टेक्नोलॉजी से मेंटेन किया जाएगा। अब पॉइंट क्या होता है कि जब भी टेक्नोलॉजी आती है ना, तो वहां पे कई सारे चांसेस होते हैं कि यार ये साइबर सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है, या फिर यहाँ पे डेटा थेफ्ट हो सकता है, डेटा प्राइवेसी का इश्यू हो सकता है, या कई सारे इश्यू यानी कि ट्रस्ट इश्यू होती है। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया कि ये सारी फिनटेक कंपनीज पे ना रेगुलेशन काफी ज्यादा टाइट कर दिया। तो जितना ज्यादा रेगुलेशन टाइट होता है ना, उतना ज्यादा वो कंपनी को प्रॉब्लम होता है फंक्शन करने में। तो ये क्या करते हैं, ये रेगुलेटरी हर्डल क्रिएट करती है वो सारी कंपनीज के लिए, क्योंकि ये क्या, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स है और ये एवरी टाइम इवॉल्व करते रहते हैं जैसे ही फिनटेक अपना इनोवेटिव प्रोडक्शन लाती है। हालांकि ये कुछ हद तक नेसेसरी भी है, बट यहाँ पे कि एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा, कि एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि इतना भी ज्यादा आप हर्डल मत करो कि वो फिनटेक कंपनी ऑपरेट ही नहीं कर पाए। या इनफैक्ट कई बार हम देखते हैं ना कि केवाईसी नहीं हो पाता। जैसे मेरे को याद है कि मेरे को अगर एसबीआई में एक बार अगर पासवर्ड चेंज करना है या कहीं पे पेमेंट करना है, तो जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूं ना, उतनी बार मेरे को ओटीपी आएगा, उतनी बार मेरे को ओटीपी टाइप करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि इससे मेरा जो एक्सेसिबिलिटी है वो मेरे को इतनी अच्छी नहीं लग रही, मतलब मेरे को सर्विस इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो मैं उस पर नहीं करूंगा। और एसबीआई सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है इंडिया की, और गवर्नमेंट बैंक है जो हर एक रूरल एरिया में आपको मिल जाएगी। तो ये एक चैलेंज क्रिएट करता है। ओके, फिर आ जाता है कि ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी कंसर्न। जैसे हमने देखा कि अभी भी बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज पे इतना भरोसा नहीं है, राइट। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो जो आईआरसीटीसी पे पेमेंट है वो अभी भी ऑनलाइन नहीं करते। वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये पैसा कहाँ चला जाएगा, क्या जाएगा, पता नहीं चलता, अपने वहीं पे वो टिकट विंडो पे जाके ही हम तत्काल की टिकट लेंगे या जो भी है उस तरीके से वो परचेज करेंगे। तो ये है। फिर ऐसा है कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, इंडिया में लिटरली नहीं है फाइनेंशियल लिटरेसी। लोगों को पता ही नहीं है कि उनको अपना कितना पैसा मैनेज करना चाहिए, उनको वेल्थ मैनेजमेंट नहीं आता। उनको सिर्फ पैसा कमाना आ रहा है मुश्किल से, अगर कमा ले रहे हैं तो उनको सेव करने का समझ नहीं आ रहा, उनको इन्वेस्ट करने का समझ नहीं आ रहा है। और वो एक दो महीने बाद पैसा कमा लेते हैं, फिर लगते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं बचा। तो उससे क्या होता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे उसका काफी ज्यादा इंपैक्ट आता है। फिर आ जाता है कि कंपटीशन एंड मार्केट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको जो इंडिया की फर्म्स है उसको बहुत ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है ग्लोबल फर्म्स से, राइट, क्योंकि वो बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, उनका एआई काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उनका कंज्यूमर बेस काफी ज्यादा स्ट्रांग है, एक बहुत अच्छा ट्रस्ट है उनपे, जो इंडिया की कई सारी फर्म्स पे ट्रस्ट नहीं। क्योंकि अभी हमने देखा कि पेटीएम में कुछ इश्यू हो गया था, राइट, कि पेटीएम बंद होने वाला है, तो जो पेटीएम बैंक है वो बंद हो गई। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों को ट्रस्ट ही नहीं आ रहा ना, कि एक पेटीएम बैंक करके एक फिनटेक कंपनी है, अब वैसे ही एक एयरटेल की पेमेंट बैंक है और कई सारी पेमेंट बैंक है। तो कहने का मतलब कैसा है कि ये सारी बैंक्स पे भरोसा नहीं है कि कभी भी उठ सकती है। तो सब क्या कर रहे हैं कि लोग अपना पैसा निकाल ले रहे हैं। तो वही पॉइंट है कि इंडिया में इस तरीके का ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी कंसर्न रहता है, जिसके वजह से लोग इतना ज्यादा इस पे आना नहीं चाह रहे हैं। वेर एज चैलेंजेस तो देख लिए, बट इससे हम सुधार कैसे कर सकते हैं? अब इसका सुधार क्या है? सबसे पहला सुधार क्या है कि हमें हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक्सपांड करना पड़ेगा, डिजिटल डिवाइसेस को एक्सपांड करना पड़ेगा, और लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कि उनको इन्वेस्टमेंट का और सेविंग का इंपॉर्टेंस समझाना पड़ेगा, उसका फायदा भी समझाना पड़ेगा, राइट। और अगर ये नहीं कर रहे हो तो उसका नुकसान भी समझाना पड़ेगा। फिर है कि जो भी हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो एक बहुत ही स्ट्रांग वे में बनाना चाहिए, राइट, कि ये एकदम क्लियर होना चाहिए, ये सपोर्टिव होना चाहिए, कि जो इनोवेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को एक बहुत अच्छे से बैलेंस कर सके और इससे मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे। फिर कंसर्न है कि जो डेटा प्राइवेसी का कंसर्न है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो हमारे पास जो साइबर थ्रेट है उससे ओवरकम करने के लिए हमें एक रेगुलेटरी मेजर्स बनाने चाहिए, राइट। फिर ये सिर्फ सरकार की बात नहीं है, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जितनी ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी उतना ज्यादा इसकी अवेयरनेस रहेगी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन की रीच धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और फिर ऐसा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो फोकस है, वो जो सेंटर बिजनेस मॉडल्स होती है, जो फोकस है वो अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन पे ज्यादा होना चाहिए, यानी कि वो टाइप के लोग जिनके पास ये टाइप की सर्विसेज नहीं मिल रही है, कि ये सर्विसेज जिसको नहीं मिल रही है उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि कई सारी कंपनीज क्या कर रही है कि जिनको सर्विसेज मिल रही है ये उन पे ज्यादा फोकस कर रही है, बट हमें किस पे फोकस करना चाहिए? जिसको ये सर्विसेज नहीं मिल रही है उस पे ज्यादा फोकस करो, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और ज्यादा बढ़ता जाएगा, राइट।
तो ये हमने पूरा वीडियो में समझा। अब हम थोड़े से क्वेश्चन समझ लेते हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। दैट फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव फाइनेंस इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, कि इंक्लूसिव फाइनेंस इनमें से किससे सबसे ज्यादा रिलेटेड है, राइट तो पहला है कि प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, कि क्या सिर्फ पैसे वाले को फाइनेंशियल सर्विसेज देनी है, नहीं। एक्सपांडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन, यस, कि जिनको ये नहीं मिल रही है, जो अंडर सर्व्ड है उनको ये देना चाहिए, दैट इज राइट। थर्ड, इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रॉफिट के लिए है, ये नहीं। रिड्यूसिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर, ये भी नहीं है। कंसोलिडेटिंग द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है कि फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सपांड करना है, किसके लिए, अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन के लिए ये एक्सपांड करना है। सेकेंड है अ की चैलेंज फेसिंग द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ फिनटेक, कि फिनटेक को अडॉप्ट करने से इनमें से कौन सा चैलेंज आ रहा है। वापस सवाल समझो कि जितने ज्यादा फिनटेक आ रहे हैं वो फिनटेक आने से क्या टाइप का चैलेंज डेवलप हो रहा है, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हो ही रहा है बट उसके साथ एक चैलेंज भी डेवलप हो रहा है। तो क्या टाइप का चैलेंज डेवलप हो रहा है, जैसे फर्स्ट है कि ओवरवेलमिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट, नहीं, कि कंज्यूमर इंटरेस्ट दैट इज नॉट अ चैलेंज। लैक ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यस दिस कुड बी ए चैलेंज, कि हमारे पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अच्छे से नहीं आ पा रहा है। देन इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये भी नहीं है। अबंडेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी एक चैलेंज नहीं है। लो लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल इलिटरेसी, ये भी चैलेंज नहीं है। तो चैलेंज क्या है कि हमारे पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इतने नहीं है कि हम फिनटेक को अच्छे से फंक्शन कर सके, तो ये एक चैलेंज क्रिएट हो रहा है, राइट। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ फिनटेक, कि फिनटेक का पोटेंशियल इंपैक्ट इनमें से कौन सा नहीं है, राइट इसके अंदर नेगेटिव सवाल पूछा गया है। तो पहला है कि इंक्रीज जॉब क्रिएशन, तो फिनटेक के आने से जॉब क्रिएशन तो होगा, क्योंकि हमने देखा था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या होगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इनफैक्ट सोशल डेवलपमेंट होगा। सेकेंड है इनहैंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये भी होगा। वाइडर इनकम इनइक्वालिटी, ये भी होगा। वेट, यस, ये नहीं होगा, राइट कि वाइडर इनकम इनइक्वालिटी ये पोटेंशियल नहीं है। देन इंप्रूव एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, ये होगा। ग्रेटर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ये भी होगा। तो कहने का मतलब है कि फिनटेक से वाइडर इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी नहीं होगी। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विथ फिनटेक, कि फिनटेक से इनमें से कौन सा रिस्क एसोसिएट हो रहा है, राइट तो पहला आ जाता है कि इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी, यस दिस इज नॉट अ रिस्क, राइट ये रिस्क नहीं है, ये तो अच्छी बात है। इनहैंस डेटा सिक्योरिटी, ये भी अच्छी बात है। पोटेंशियल फॉर फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, ये भी है कि देयर आर चांसेस कि फिनटेक सिर्फ अर्बन एरिया में ज्यादा सर्व कर रहा है और ना कि रूरल एरिया में, तो इससे फाइनेंशियल एक्सक्लूजन और ज्यादा बढ़ जाएगा, ना कि इंक्लूजन रहेगा, राइट। सो दीज वर द क्वेश्चन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे जो आप लोग को बताना है। द टर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन रिफर्स टू, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इनमें से क्या चीज दर्शाता है। क्या वो ये बताता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सक्लूसिवली वेल्दी के लिए है? क्या ये बता रहा है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज बन रही है दीज आर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल? या ये बता रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट और लोन्स को इंक्रीज करना, या गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट को रिड्यूस करना, या फिर कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन को प्रमोट करना, right? So this was it from today's video. In the coming videos we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.